अब आप इस पैसेज को देखिए। इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा बेसिकली सार, मतलब बेस्ट सम अप। तो कंक्लूड करना है पैसेज को। देखिए पैसेज है क्या। सर्किल एंड स्पायरल्स आर सिंबल्स ऑफ इंफिनिटी, hence the portrayal of a snake with its tail in its mouth, the cosmic ouroboros, इसको बोलते हैं स्नेक का टेल, उसके माउथ का जो सिंबल है उसका नाम है कॉस्मिक ouroboros, डिनोट बर्थ, डेथ, रीबर्थ in an infinite circle, a combination of protection, fertility, fear, healing, रिजुमिनेशन एंड न्यू लाइफ। हिंदी पढ़ देता हूं इसका। वृत्त और सर्पिल अनंत के प्रतीक है, इसीलिए मुंह में पूंछ लिए हुए सांप का चित्रण, जिसे कॉस्मिक ouroboros कहा जाता है, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का अनंत चक्र दर्शाता है। ये जो सिंबल है, जो सुरक्षा, प्रजनन, भय, उपचार, पुनर्जागरण और नए जीवन का संयोजन है। अब आगे है, क्यूरियसली द डबल हेलिक्स डीएनए, जो डीएनए का सिंबल बना होता है, डबल हेलिक्स आपको पता होगा। डीएनए का सिंबल बनता है कुछ इस तरह, डबल हेलिक्स ऐसे करके बनता है, ठीक है। डबल हेलिक्स सिंबल जो डीएनए है, टू लेंड्स इटसेल्फ टू दिस काइंड ऑफ स्नेक सिंबॉलिज्म एज इट क्वाइल्स अपवर्ड इन ए स्पायरल कैरिंग विद इन द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ। तो जो डीएनए का सिंबल ही बनता है डबल हेलिक्स, वो भी स्नेक काइंड का ही होता है और क्वाइल्स अपवर्ड स्पायरल मैनर में होता है, और विद इन डीएनए के विद इन ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ वो कैरी करता है डीएनए, पता है आपको। सो टू, फिर तीसरा बताया है, सो टू द कुंडलिनी, संस्कृत फॉर क्वाइल्ड सरपेंट। क्वाइल्ड सरपेंट के लिए उसका नाम है कुंडलिनी, located at the base of the spine, seat of immense female energy that could be awakened with practices like yoga, mantra, chanting and meditation, leading to a spiritual awakening। हिंदी पढ़ लेते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डबल हेलिक्स डीएनए भी इस सांप के प्रतीकवाद का समर्थन करता है, जैसे कि यह एक ऊपर की ओर घूमने वाला सर्प की तरफ उठता है, जीवन का ग्रंथ लेके, ब्लूप्रिंट लेके। इसी तरह कुंडलिनी, जिसे संस्कृत में कुंडलित सर्प कहा जाता है, उस रीढ़ की हड्डी के आधार पर, बेस पे स्थित होता है, जो विशाल महिला ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे योग, मंत्र, जाप और ध्यान जैसी प्रथाओं से जगाया जा सकता है, जिससे आध्यात्मिक जागृति हो सकती है। तो बेसिकली ये सर्किल, स्पायरल, सर्पेंटाइन जो बोलता है सिंबल, वो क्या रिप्रेजेंट करता है उसकी बात कर रहा है। उसके लिए डीएनए का भी सिंबल की बात कर लिया है। संस्कृत में जो कुंडलिनी बोलते हैं वो भी क्वाइल्ड सरपेंट ही है, तो उसकी बात ये कर रहा है कि क्या रिप्रेजेंट वो करता है। अब जरा इस पे क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम अप द पैसेज अबव। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट कुंडलिनीज अवेकनिंग कैन ओनली बी अचीव थ्रू रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज rather than थ्रू प्रैक्टिस लाइक मेडिटेशन। फिजिकल नहीं दिया वहां पे, यहाँ पे दिया है, देखो, दैट कुड बी अवेकेंड विथ प्रैक्टिस लाइक योगा, मंत्रा। फिजिकल वाली बात नहीं है, तो ये सम अप नहीं कर सकते, और पूरे पैसेज से रिलेटेड भी नहीं है, थोड़ा ही पार्ट है इसके लिए। द पैसेज सजेस्ट दैट ouroboros सिंबल रिप्रेजेंट लीनियर नहीं सर्कुलर, तो ये भी नहीं है, ठीक है। सी द पैसेज एक्सप्लोर सिंबल्स ऑफ इन्फिनिटी लाइक द ouroboros, डीएनए एंड कुंडलिनी, ये तीनों बात हुआ है, रिप्रेजेंटिंग बर्थ, डेथ, रिबर्थ एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग थ्रू प्रैक्टिसेस सच एज योगा एंड मेडिटेशन। ये पूरे पैसेज को कवर करता है, इसमें ouroboros भी आ गया, डीएनए भी आ गया। ये इसका जो सिंबल है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पूरे पैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, समअप कर रहा है। दिस इज द राइट आंसर। डी भी देख लेते हैं। द पैसेज इंप्लाई दैट कुंडलिनी एनर्जी इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विथ मेल नहीं फीमेल है, तो ये चला गया।
सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस नंबर कैन बी डिविजिबल 9 विल बी, क्या होगा? हेयर k इज अ सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले तो ये देखो कि k सिंगल डिजिट है और ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो पहले जरा इसको ऐड करोगे, 9 से डिविजिबल है तो रूल यही है कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐड करोगे तो 5 3 8 2 10 17 20 28 29 29 प्लस के कितनी बार है? 4 बार है। 4k 9 से डिविजिबल होना चाहिए। के सिंगल डिजिट, के 1 लोगे तो 29 प्लस 4 33 9 से डिविजिबल नहीं होगा। के 2 लोगे 29 प्लस 8 37 9 से डिविजिबल नहीं है। के 3 लोगे 29 प्लस 12 दैट इज 41 नहीं डिविजिबल है 9 से। के 4 लेने पे देखो 29 प्लस 16 45 ऑफ 9 से डिविजिबल है, तो के की वैल्यू 4 हो सकता है। अब 5 6 7 8 9 लेके चेक कर लो के की वैल्यू, तो ये सम 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो एक ही वैल्यू के का 4 आता है, तो प्रोडक्ट क्या निकालेंगे? एक ही वैल्यू के का 4 आता है, तो प्रोडक्ट की बात ही नहीं है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यही है, यूनिक वैल्यू है। पहला स्टेटमेंट देखो, फॉर मिनिमम वैल्यू द वैल्यू ऑफ के विल बी मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8। एक ही वैल्यू है, मिनिमम मैक्सिमम यही है। 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, देयर विल बी यूनिक वैल्यू ऑफ के एज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ के विल बी सेम। ये करेक्ट है क्योंकि एक ही वैल्यू है, मैक्सिमम मिनिमम यही होगा 4। सो दिस इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो दिस इज द आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एलसीएम के एचसीएफ के एप्लीकेशन क्वेश्चन है। 4 logs of wood of length this and this and this are cut into a small pieces, all of which have equal length। मतलब इस लंबाई की लकड़ी के 4 लट्ठों को छोटे टुकड़े में काटा जाता है जिसमें से सभी की लंबाई समान है। लकड़ी का प्रत्येक टुकड़ा जितना संभव हो सकता है उतना लंबा है। तो ईच पीस ऑफ वुड एज लेंथी एज पॉसिबल, ठीक है। ईच कट पीसेज इज गिवन टू अ सेट ऑफ 2 कारपेंटर टू वर्क ऑन समथिंग। जो भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है उसको 2 कारपेंटर को देते हैं कुछ काम करने के लिए उस लठ पे, उस लकड़ी पे। हाउ मेनी कारपेंटर आर देयर इन ऑल टू वर्क, ठीक है। तो पहले तो ये निकालते हैं कि लठ की मैक्सिमम पॉसिबल लंबाई क्या हो सकती है, क्योंकि इसको काटते ही है, और कितने मतलब कितने ये टुकड़े हो सकते हैं, कितने स्मॉल पीसेज हो सकते हैं। इसके लिए मैक्सिमम लंबाई उस पीसेज का क्या होगा, तो ऑब्वियसली इन चारों नंबर को डिवाइड जो करता हो तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे किसका? इनका एचसीएफ ऑफ 12 13/4, एचसीएफ 15 26/15, एचसीएफ ऑफ 13/3, एचसीएफ ऑफ फिर 13/5। एचसीएफ भिन्न का फ्रैक्शन का पता होगा। एचसीएफ न्यूमरेटर का लेते हैं 13 26 13 13 ही रहेगा, और नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं 4 15 3 5। क्या आएगा इसका एलसीएम? 60 है ना। 13/60 मीटर की लंबाई का जो स्मॉल पीस होगा। कितने पीस बनेंगे इसमें, कितने पीस? तो 13/4 को 13/60 से भाग दो, तो 13/4 गुना 60/13 प्लस 26/15 गुने 60/13। बेसिकली सब में भाग दे रहे हैं इसे, 60/13 हो जाएगा भाग देने पे। 13/3 गुने 60/13 प्लस अगला 13/5 गुना 60/13। 13 13 कटा 4 15, 13 26 4 8, 13 13 यहाँ से 20, और 13 13 5 से यहाँ 12। देखो कितने हुए? 15 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 12 कितने आ गए? 20 8 28 10 38 40 10 50 55 स्मॉल पीसेज में कटा। एक पीस को 2 कारपेंटर को देता है, तो 55 पीस के लिए कितने कारपेंटर चाहिए? 55 गुना 2,
तो आंसर होगा 55 गुना 2, 110 कारपेंटर चाहिए। इसलिए आंसर क्या होगा? बी। तो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है तो उसकी लंबाई कितनी मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए, लेंदी एज पॉसिबल। तो ऑब्वियसली इन चारों नंबर का HCF जो निकाला, क्योंकि वो जो लंबाई होगा इन चारों को डिवाइड करेगा। HCF न्यूमरेटर का नीचे वाले का LCM होता है, फ्रैक्शन का ही होता है, 13/60 मीटर। अब कितने कितने टुकड़े हुए, इसको इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, ये और 55 टुकड़े, एक टुकड़े को 2 कारपेंटर को देता है। कितने कारपेंटर? 55 गुना 2, 110 कारपेंटर की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है ये। क्या है? इफ ए सेलर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द रिटेल प्राइस, ही स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 19%। क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दैट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 26%? ही मेक्स ए प्रॉफिट 26%। तो ऐसे करो, मान लो यहाँ CP क्रैमुल, ये SP और ये रिटेल प्राइस मतलब MRP। मान लो क्रैमुल 100 रुपया है, 19% के प्रॉफिट पे बेचा तो बिक्रैमुल 119 होगा, जो 32% के डिस्काउंट के बाद आता है बिक्रैमुल सेलिंग प्राइस। तो जो MRP होगा 119 से ज़्यादा होगा, तो 119 को हम 100/68, 100 माइनस 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 68 है ना। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 68 हमारा है, तो 4 से 17 और ये 25, 100/68 आप वैसे भी निकाल सकते हो। MRP मान लो X है, तो X का 68% 119, तो X निकाल लो। आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा, 119 गुने 100/68, आप करके देख लेना। इसको X मान लो, X का 68% 119, तो X क्या होगा? तो यही देखना, यही आएगा, है ना। वैसे फ्रैक्शन का रूल लगाया है, बट आपको नहीं भी पता, आपको यहाँ X मानना, X का 68% 119, तो X यही होगा। अब 17 से काटो 7, तो 175 MRP आया। अब बोलता है 26% प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए। तो अगर मान लो CP 100 है, SP 26% प्रॉफिट के बाद क्या होगा? 126, बट MRP तो कितना है? 175। तो डिस्काउंट कितना मिला? 175 में से 126 माइनस करो तो 49 आएगा, है ना। तो 49 का डिस्काउंट 175 पे मिला, गुना 100 करो। इसको सॉल्व करोगे तो 25 सत्ते 25 4, 7 से 7, मतलब 28% का अगर डिस्काउंट उसको मिलता तो 26% प्रॉफिट वो कमाता। अब 28% कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। 20% डिस्काउंट 27 पर 28 होता तो आंसर होता, लेकिन किसी में नहीं है, सो आंसर इज नन ऑफ द अबव। आई होप आप समझ गए, है ना, क्लियर है। ठीक है, आपको 175 का चीज 126 से बेचना पड़ेगा, 49 का डिस्काउंट, 49 175 कितना परसेंट निकाल लो, वही डिस्काउंट रेट होना चाहिए। तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 55। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है? ए बोट टेक्स 3 hours टू गो डाउन स्ट्रीम एंड इट टेक्स 6 hours टू रिटर्न द सेम डिस्टेंस। मतलब उसे धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम, मान लो ये डाउन स्ट्रीम है, तो उसे कितने समय लगता है? 3 घंटा। लौटने में मतलब अप स्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल, उसे कितना समय लगता है? 6 घंटे। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ बोट? देखो ऐसा है, ये लिखता हूं डाउन स्ट्रीम, ये लिखता हूं अप स्ट्रीम। टाइमिंग का क्या रिलेशन? 3:6, 1:2। टाइम का अगर रिलेशन देखोगे तो 1:2 है। तो स्पीड का क्या रिलेशन होगा बताओ? जस्ट इसका इनवर्स, व्युत्क्रम, 2:1। अगर ये x है तो ये 2x होगा। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल अगर x है तो अनुकूल 2x, डाउन स्ट्रीम 2x। तो पूछा है स्पीड ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ करंट क्या होता है? d-u/2। स्पीड ऑफ बोट क्या होता है? d+u/2। 2x माइनस x/2 मतलब x/2, 2x प्लस x/2 मतलब 3x/2। 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, क्या रेशियो आया?
1:3। सी इज द राइट आंसर। अब आपको ये पता होना चाहिए, आप टेस्ट दिए हो, पूरा पढ़ लिए हो तो ये पता होगा, ये नाव की चाल होता है, सॉरी ये धारा की चाल होता है, ये नाव की चाल, ये रिवर का स्पीड, ये बोट का स्पीड, है ना। तो समय का रिलेशन ये मिला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्पीड क्या होगा, इसका इनवर्स, मतलब 1/1:1/2, जो 2:1 बन जाएगा। तो 2x मान लिया इसको, ये करंट का स्पीड d-u/2, तो 2x - x/2 x/2, और बोट का स्पीड d+u/2 2x + x/2 दैट इज 3x/2, कट गया 1:3। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, अब फिर से हमारे पास पैसेज आया, क्वेश्चन देखते हैं इस पे क्या है। इम्प्लीकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊपर दिए गए परिच्छेद से प्राप्त तर्कसंगत और व्यवहारिक निहितार्थों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यही हमारा क्वेश्चन है, इम्प्लीकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या है पैसेज हमारा। पैसेज है हमारा, द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेज। निवेश और धन सृजन की दुनिया अवसरों और चुनौतियों से भरी है। इट देयरफॉर नीड्स स्ट्रैटेजिक एंड डीप थिंकिंग टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। मतलब स्ट्रैटेजिक एंड डीप थिंकिंग चाहिए ग्रो करने के लिए। One needs to go beyond academic learning and straight-jacketed thought to find superior and sustainable solution। मतलब जो एकेडमिक लर्निंग है, जो एकेडमिक लर्निंग मतलब जो इंटर, बीएससी, बीए, एमए या जो भी बीटेक जो भी किया, उससे बियॉन्ड जाने की जरूरत है। और जो थॉट कन्फाइंड, स्ट्रेट जैकेटेड थॉट मतलब कन्फाइंड, जो संकुचित थॉट है, कन्फाइंड थॉट है, उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत है। और सुपीरियर सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहिए। Regrettably, many individuals cease their pursuit of knowledge upon completion of their formal education, assuming graduation and professional certificate as the culmination of the process of learning। मतलब मोस्टली जो लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई जो करते हैं वो समझते हैं कि जैसे उनको सर्टिफिकेट मिल गया या फॉर्मल एजुकेशन मिल गया, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब लर्निंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस हाईलाइटेड सिस्टेमिक इशू विथ आवर एजुकेशनल फ्रेमवर्क विच ऑफन प्रायोरिटाइजेज एग्जाम आउटकम एज द एंड गोल। एग्जाम में रिजल्ट आ गया, बस अब हो गया, एंड गोल वही है। फॉर दिस रीजन मोस्ट पीपल स्टॉप रीडिंग एज सुन एज दे क्लियर देयर ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स। जैसे ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स हो, पढ़ना बंद कर देते। तो ग्रो करने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत है, लर्निंग की जरूरत है ना। अब आगे बढ़िए। इम्प्लीकेशन, सक्सेस इन इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन इज प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड इंडिविजुअल नीड नॉट परस्यू फर्दर नॉलेज। और नहीं, जरूरत है, नीड नॉट जस्टिफाइड नहीं है, ये गलत हो गया इम्प्लीकेशन। The pursuit of knowledge beyond formal education is unnecessary for success in investing and wealth and creation. Academic qualification alone are sufficient। नहीं, जरूरत है पढ़ने की according to passage। Unnecessary justified नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Continuous learning and critical thinking are essential beyond formal education for success in investing and wealth creation। ये करेक्ट आंसर है, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। निवेश और धन सृजन में सफलता के लिए औपचारिक शिक्षा से परे निरंतर सीखना और समालोचनात्मक सोच आवश्यक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि पैसेज आप एक बार पढ़ें, उसका मोटा मोटा समझ जाएं। आपको एक एक शब्द नहीं समझना है, इतना समय नहीं होता एग्जाम में, 2-3 मिनट का समय होता है। जो क्वेश्चन ही पढ़ना है, विकल्प भी एलिमिनेट करना है, तो आप एक बार मोटा मोटा चीज समझ जाए, सब चीज समझने की कोशिश ना करें, दैट विल बी टाइम टेकिंग। हाँ, लेकिन रीडिंग हैबिट होना चाहिए, रीडिंग एबिलिटी होना चाहिए, जो चीजों को एक बार पढ़ के आप मोटा मोटी चीज समझ जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हमारे पास नया पैसेज आया, थोड़ा बड़ा है
क्वेश्चन क्या है, वही स्टेटमेंट कौन सा वैलिड है। सॉरी, ये पैसेज हमारा है, देखिए ये पैसेज है, स्टेटमेंट वैलिड वाली बात है। क्या है, ट्रेंड इन वेल्थ इनइक्वालिटी ऑल्सो पेंट ए पिक्चर, मतलब संपत्ति असमानता का रुझान भी एक तस्वीर पेश करती है। क्या तस्वीर पेश करती है, इंडिया के जो टॉप लोग हैं 1% ऑन एवरेज पॉजेसेस ए नेट वेल्थ वर्थ ₹5.4 करोड़। तो इंडिया के टॉप 1% पॉपुलेशन है, औसतन इतना करोड़ रुपए का वेल्थ है उनके पास, 5.4 करोड़। वाइल पीपल इन द बॉटम 50%, जो निचले आधे हैं पॉपुलेशन, उनका वर्थ केवल 1.7 लाख है ऑन एन एवरेज। टू बी श्योर वेल्थ इनइक्वालिटी इज इनएविटेबल, मतलब जो ये वेल्थ में इनइक्वालिटी असमानता ये इनएविटेबल है, मतलब ये होता है कहाँ, मार्केट इकोनॉमी में। एज द मार्केट रिवार्ड्स पीपल हु आर बेटर एट इन्वेस्टिंग और allocating capital, investor who make profit see their wealth share grow over time, while investor who suffer losses see their wealth shrink। मतलब बोलता है कि मार्केट इकोनॉमी में ये वेल्थ की असमानता होना निश्चित है, क्योंकि मार्केट उन लोगों को रिवार्ड देता है जो बेटर इन्वेस्टिंग है और उसे प्रॉफिट कमाते हैं। वो इन्वेस्टर लॉस सफर करता है जो वेल्थ जिनको लॉस होगा निवेशक को, तो उनका वेल्थ शेयर श्रिंक करेगा, कम होगा। एन एंटरप्रेन्योर विद एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है, बिजनेसमैन का इनोवेटिव प्रोडक्ट है, दैट बेनिफिट्स बिलियन ऑफ पीपल फॉर इंस्टेंस, वुड एंजॉय मैसिव प्रॉफिट एंड सी हिज और हर वेल्थ शेयर राइज। अब कोई बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, और कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनाया जो बहुत करोड़ों अरबों लोगों को बेनिफिट कर सकता है, तो वो इमेंस प्रॉफिट कमाएगा, बहुत वेल्थ क्रिएट करेगा। दस द मार्केट इंश्योर दैट कैपिटल इज इन द हैंड्स ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर एंड दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट वे पॉसिबल टू क्रिएट अ बिगर इकोनॉमिक पाई। तो ये मार्केट इंश्योर करता है जो रिसोर्स है या वेल्थ उनके हैंड में, कैपिटल उनके हैंड में होता है जो बेस्ट निवेशक है, और इससे क्या होता है कि इकोनॉमी का साइज भी बढ़ता है। अब आगे क्या बोलता है, एंड इट इज ए बिगर इकोनॉमिक पाई, वन शुड नोट दैट अलाउ द बॉटम 50% टू एंजॉय हायर रियल इनकम डिस्पाइट देयर फॉलिंग इनकम एंड वेल्थ शेयर। जो ये बेस्ट इन्वेस्टर, बेस्ट बिजनेसमैन जो बड़ा अर्थव्यवस्था क्रिएट किया, इकोनॉमी क्रिएट किया, तो बोलता है कि जो बॉटम 50% लोग हैं उनका अगर शेयर घटता भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो रियल में इनकम ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उनका रियल इनकम ज़्यादा होता है। वही लिखा हुआ है, निवेशक के हाथों में एक बड़ी आर्थिक हिस्सेदारी बनाने के लिए संसाधनों का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग हो। ध्यान देना चाहिए, यह एक बड़ी आर्थिक हिस्सेदारी ही जो निचले 50% लोगों को भी उनकी आय और संपत्ति हिस्सेदारी में गिरावट के बावजूद, हिस्सेदारी में गिरावट का वास्तविक आय उनका बढ़ जाता है, अनुभव करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था इतना बढ़ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट में कौन सा सही है, इंडिया वेल्थ गैप इज स्टार्क, अंतर बहुत बड़ा है इस हेल्थ का, विद द टॉप 1% होल्डिंग 5.4 करोड़ वाइल द बॉटम 50% ओनली, ये करेक्ट है, ऊपर दिया हुआ है। इन मार्केट इकोनॉमी वेल्थ इनइक्वालिटी इज इनहेरेंट, यस, वेल्थ मतलब धन की असमानता हो सकती है, ये मार्केट इकोनॉमी होता है, ऊपर है। फेवरिंग स्किल इन्वेस्टर एंड कैपिटल एलोकेशन, यस। तीसरा, डिस्पाइट डिस्पेरिटी, डिस्पेरिटी मतलब होने के बावजूद मार्केट चैनल्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली, बेस्ट इन्वेस्टर के पास चैनल होता है, कैपिटल पहुंचता है, एक्सपैंडिंग द इकोनॉमिक पाई एंड पोटेंशियली बेनिफिटिंग इवन द बॉटम 50% डिस्पाइट देयर श्रिंकिंग से। ठीक है, ये भी लास्ट में बोला गया, तीनों ही सही है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट देखें, अब क्या है, देर आर 11 ओरेटर्स, 11 वक्ता हैं, MNOPQRSTUB, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, W। इन हाउ मेनी वे कैन द अरेंजमेंट बी मेड सो दैट M ऑलवेज कम्स बिफोर N एंड N ऑलवेज कम्स बिफोर A। मतलब
एम सदैव एन से पहले आए और एन सदैव ओ से पहले, वक्ता में एम एन से पहले ओ, मतलब ये तीनों इसी तरह का अरेंजमेंट में रहेगा, एम एन से पहले और ओ से पहले एन। अरेंज करना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्रमचय में संचय का। ऑब्वियसली आपने टेस्ट दिया है तो आप पढ़े होंगे, और जो इन्होंने टेस्ट नहीं भी दिया है तो वो अगर पूरा तैयारी कर चुके हैं तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर भी पढ़े होंगे। टोटल कितने 11 लोग हैं, इनको एक ग्रुप मान लो क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है इनके क्रम में, तो इसको 1 मानो। इसके अलावा 8 लोग और हैं, है ना, ये 3 और 8 लोग और हैं। इस 9 लोगों को मतलब 9 को अरेंज करना है, तो कितने वे में करेंगे, 9p9, मतलब ये सॉल्व करके फैक्टोरियल 9 वे में होगा। इसको एक ग्रुप इसलिए माने क्योंकि कंडीशन लगा हुआ है, एम एन से पहले बोलेगा, एन ओ से पहले बोलेगा, इसलिए एक मान लिया, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ क्रम में। तो फैक्टोरियल एन, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का है। इसमें थोड़ा सा क्या हुआ है, ये जो है 9151 75 का पावर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पहला वाला का 75 की पावर 9151 है, और ये 708336 का पावर है 708, और ये जस्ट मिनट, और 593 का पावर है 54, ये वाला, बाकी ये नीचे वाला ठीक है। अब ये दिया हुआ x इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन दिस, मतलब ये y इज द यूनिट डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन, तो x और y के बारे में ऑप्शन दिया हुआ। पहली बात देखो, यूनिट डिजिट अगर आप पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट है, ये 5 है यहाँ पे, इसका कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट 5 रहेगा। यहाँ 6 है, कुछ भी पावर हो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 रहेगा। और यहाँ 3 है, तो इसके लिए तरीका होता है, आप इस पावर को 4 से भाग दें, रिमाइंडर शेष 2 आएगा, तो यहाँ 3 स्क्वायर यूनिट डिजिट होगा, 3 की पावर शेष मतलब 9, प्लस लगा हुआ है तो 5 6 11 9 20, मतलब 0 इसका यूनिट डिजिट आएगा इस व्यंजक का, इस एक्सप्रेशन का, है ना। अब इस वाले में देखो 7 गुना 5 गुना 8, 3 और 9 लेंगे, यूनिट डिजिट के लिए मल्टीप्लाई करें, 5 गुना 8 40, 0 इकाई यूनिट डिजिट आ गया, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा, तो y की वैल्यू भी 0 ही आएगा, x की वैल्यू हम 0 निकाल ही चुके हैं, है ना। तो दोनों इकाई मतलब दोनों यूनिट डिजिट सेम है, और ये यहाँ पे b इज द राइट आंसर, b इज द राइट आंसर, x बराबर है y से, ठीक है। तो मैंने बोला 5 कुछ भी पावर हो 5 ही रहेगा, यूनिट डिजिट 6 कुछ भी पावर हो 6 ही रहेगा, 3 के लिए पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर शेष 2 आएगा, 3 की पावर 2 लगाओ, 9 आया, 9 प्लस 6 15 प्लस 5 20, 0 इज द यूनिट डिजिट, सो x 0। और यहाँ पे मैंने बोला 8 5 जब 40, 0 यूनिट डिजिट, 0 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 9 0 ही रहेगा यूनिट डिजिट, x और y बराबर हो गया, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, एक क्या है क्वेश्चन, ए चेंज मेकिंग मशीन कंटेन्स 1 रुपी 2 रुपी एंड 5 रुपी क्वाइंस। एक मशीन है जो रखता है इतना 1 रुपये क्वाइन, 2 रुपये क्वाइन, 5 रुपये क्वाइन। द टोटल नंबर ऑफ क्वाइन इज 200, द अमाउंट इज रुपीज 500। 200 क्वाइन है और अमाउंट के टर्म में 500 रुपये। इफ द नंबर ऑफ 1 रुपी क्वाइन एंड 2 रुपी क्वाइन आर इंटरचेंज, द वैल्यू बिकम्स 345। अगर 1 रुपये क्वाइन का नंबर और 2 रुपये क्वाइन का नंबर इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू बन जाएगा कितना, 345। द टोटल नंबर ऑफ 5 रुपी क्वाइन, मान लो x 1 रुपये क्वाइन, 1 रुपये क्वाइन, y 2 रुपये क्वाइन, z 5 रुपये क्वाइन, तो टोटल क्वाइन दे रखा है कितना, 200। 200 है, वैल्यू वाइज 500 है, तो 1 रुपये का वैल्यू x ही रुपया बनाएगा, यहाँ 2 रुपया, 2y रुपया, यहाँ 5 रुपया, 5z कितना बनाता है 500। और तीसरा बोला कि नंबर ऑफ 1 रुपी क्वाइन एंड 2 रुपी क्वाइन इंटरचेंज्ड, मतलब यहां बदल दो, x 2 रुपये का क्वाइन हो गया, y 1 रुपये का क्वाइन हुआ, तो वैल्यू बन जाएगा 2x प्लस वाई। ये तो z सेम है 5z, कितना वैल्यू आया 345। तो क्या निकालना है, z क्या है, तरीका देखो यहां पे, तो जोड़ोगे अगर इन तीनों को, 2x x x कितना हुआ 4x,
ये जो रो y वाले को 4y, और ये जो रो z वाले को तो 11z, और ये जो रो 5 7 1045 आ गया ना। हमें z चाहिए। अगर इसको फर्स्ट मानते हैं, इसका 4 गुना फर्स्ट का, इसमें माइनस करोगे ये 4x 4y कट जाएगा, z निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 4x 4y प्लस 11z इक्वल टू 1045 है हमारे पास। अब पहले का 4 गुना माइनस करते, 4 गुना करो तो 4x 4y 4z और 200 का 4 गुना 800 माइनस कर दो। माइनस करोगे तो ये कट गया, ये कट गया, 7z और ये 245 आया। तो z से भाग दो, 21 35, z कितना आ गया 35। तो 5 रुपए का क्वाइन कितना 35। तो क्या आंसर होगा बी। ये ऐसे ही बनेगा। समझ गए? तो ये सिंपल था, बहुत मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन। अब देखें अगला क्वेश्चन। अब क्या है कि PQRS ने 80 क्वाइन कलेक्ट किए। ईच वन ऑफ देम हैज कलेक्टेड एन ऑड नंबर ऑफ क्वाइन। सबने ऑड नंबर ऑफ क्वाइन ज्वाइन किया, कलेक्ट किया है, विषम। ईच वन ऑफ देम कलेक्टेड मोर देन 9 क्वाइन। 9 से ज्यादा क्वाइन कलेक्ट किया। नो टू ऑफ देम कलेक्टेड द सेम नंबर ऑफ क्वाइन। सबके अलग अलग नंबर ऑफ क्वाइन है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाइन कलेक्टेड बाई एनी वन ऑफ देम कैन नॉट एक्सीड। मैक्सिमम क्या कलेक्ट कर सकता है एक आदमी उसमें से? ऑप्शन यूज करते, मान लो 47 किसी ने किया, सपोज करो, तो 47 यहां बचा कितना, 80 माइनस 47 कितना हो जाएगा, 3 50 33। मतलब 3 में 11 11 क्वाइन, क्योंकि 9 से ज्यादा विषम, ये तीनों इक्वल हो गया, लेकिन डिफरेंट होना चाहिए दिया है ना। नो टू ऑफ द सेम नंबर ऑफ क्वाइन, ये तो आंसर नहीं है। 44 तो इवन हो ही नहीं सकता है किसी का। 41 वाला देखो, 41 है तो बचे 39 80 में से। तो अगर तुम 11 दो, एक को 13 दो, एक को 15 दो, अब जोड़ के देखो तुम, तो ये 15 13 28, ये 39 हो गया ना। 39 प्लस 41 आ गया 80। ये मैक्सिमम पॉसिबल है एक आदमी को। तो हमने विकल्प से बना दिया। 44 तो ऐसे कट गया, इवन है। 47 नहीं हो सकता है क्योंकि 33 बचा। तो आप 9 से बड़ा अगर विषम संख्या लोगे तो 11 11 लेना पड़ेगा। 11 13 नहीं कर सकते इसको, तो तीनों इक्वल होगा, नहीं हो सकता है। तो हमने 41 लेके देखा तो इधर बचा 39। तो देखा कि 11 13 15, 9 से बड़ा ये संख्या भी है, विषम भी है, ऑड भी है। ऐड करके 39, 41 प्लस 39 80 हो गया। तो ये पॉसिबल है। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं, विकल्प से कर सकते हैं। तो 41 इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट देखिए क्या है, पैसेज है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंक्लूजन, निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या है। द पास्ट इज सो कंस्ट्रक्टेड एज टू सस्टेन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉर विच इट इज फाउंडेशनल। मतलब ये हुआ कि किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सस्टेन करने के लिए पास्ट को, हिस्ट्री को इस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो फाउंडेशन बन जाता है। अतीत का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि एक विशेष राजनीतिक विचारधारा को कायम रखा जा सके, जिसके लिए यह मूलभूत है। चलिए ठीक है। द colonial obsession towards understanding India and its past was instrumental in strengthening their political control over India। ये ब्रिटिश की बात कर रहा है कि ब्रिटिश इंडिया को समझने के लिए उसके पास्ट को बड़ा इंस्ट्रूमेंटल माना अपना पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया पर रखने के लिए। जेम्स मिल एक हिस्टोरियन है, रोट द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया and maintained that this history was essentially that of two nations, the Hindu and the Muslim, quite distinctly separate and constantly in conflict। जेम मिल ने हिस्ट्री इंडिया का लिखा तो उसने बताया कि भाई इंडिया जो है दो नेशन का है, हिंदू नेशन एंड मुस्लिम नेशन, और दोनों अलग अलग है और एक दूसरे कन्फ्लिक्ट में है। It is significant to understand that this reading of history substantially strengthened
कॉलोनियल रूल ओवर इंडिया। जो इस तरह का हिस्ट्री लिखा गया, कहीं न कहीं वो कॉलोनियल जो ब्रिटिश का कंट्रोल था इंडिया पे, उसको सब्सटेंशियली स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया। इट सिंगल एंड यूनिवर्सली अप्लाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन एज द प्राइम कॉज ऑफ एवरी मेजर हिस्टोरिकल एक्टिविटीज इज ऑफन डिस्कार्डेड बाय प्रोफेशनल हिस्टोरियन। जो मिल ने बोला कि भाई धर्म के आधार पर जो ही बोला, ये जो प्रोफेशनल हिस्टोरियन है इसको डिस्कार्ड करते हैं। तो लिखो लास्ट में क्या है, प्रत्येक प्रमुख ऐतिहासिक गतिविधि के प्रमुख कारण के रूप में धर्म की इसकी एकल और सार्वभौमिक रूप से लागू व्याख्या को अक्सर पेशेवर इतिहासकार द्वारा खारिज कर दिया जाता है। बोलता है हिस्ट्री इस तरह लिखा मिलने कि कॉलोनियल कंट्रोल, ब्रिटिश कंट्रोल और इंडिया पे बढ़े, उसके सपोर्ट में ऐसा हिस्ट्री लिखा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, निष्कर्ष निकालना है। प्रोफेशनल हिस्टोरियन यूनिवर्सली इम्प्रेस्ड जेम्स मिल्स हिस्ट्री ऑफ इट एज एन accurate portrayal of India past despite its colonial bias. Accurate is not justified, ये कट गया। Colonial power manipulated historical narratives to justify and perpetuate control over India, highlighting the importance of critically examining historical interpretation for a nuanced understanding. दिस कुड बी करेक्ट। हिंदी पढ़ देता हूं। औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने और उसे सही ठहराने के लिए ऐतिहासिक आख्यानों में हेरफेर किया। यह अतीत की सूक्ष्म समझ हासिल करने के लिए ऐतिहासिक व्याख्या को आलोचनात्मक विश्लेषण करने के महत्व पर जोर देता है। हाँ, पूरा चांस इसका सही होने का। अगला पढ़ते हैं, द कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया हिस्ट्री हैज नो बियरिंग ऑन द पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ द रीजन एज इट वाज मेरली एन एकेडमिक। पर नहीं, ये ब्रिटिश कंट्रोल को और बढ़ाने के लिए था, तो ये तो नहीं है। डी, जेम्स मिल इंटरप्रिटेशन सजेस्टेड दैट रिलीजन प्लेड ए नेग्लिजिबल और नहीं इंपॉर्टेंट रोल जेम्स के अकॉर्डिंग। सो बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह हमने गलत ऑप्शन एलिमिनेट किया और हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस चीज पे है ये क्वेश्चन? बोला है बेस्ड ऑन द अबव पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन हैज बीन मेड बाय द ऑथर। मतलब लेखक ने कौन सी धारणा बनाई है ऊपर के पैसेज में, है ना, ये हमें बताना है। देखते हैं क्या है। वुमेन लीडर फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया कन्वीन्ड फॉर अ ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग ऑन की चैलेंजेस ऑफ women researchers और फैकल्टी इन स्टेम एंड सॉल्यूशन। स्टेम मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो बेसिकली एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया जा रहा है वुमेन लीडर्स जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से बुलाकर, और वो देख किस चीज़ पे कर रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो वुमेन रिसर्चर और फैकल्टी जो स्टेम में है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उनका क्या चैलेंजेस है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। aimed at enhancing the role of women in scientific, engineering and industry leadership to foster an inclusive science culture for विकसित भारत। मतलब सब जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है कि वुमेन भी साइंस, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री लीडरशिप में आए और एक इंक्लूसिव साइंस कल्चर वाले विकसित भारत के लिए। प्रोफेसर करांदिकर emphasized the ongoing efforts and the need for further action, stating that session would generate recommendation for policy intervention कि किस तरह की पॉलिसी बनाया जाए इंक्लूसिवनेस के लिए। This intervention would address institutional mindset, structural obstacle and societal perception at various level including government, industry and within family, है ना। ये हस्तक्षेप सरकार, उद्योग और पारिवारिक क्षेत्रों तक फैले संस्थागत पूर्वाग्रहों, सनातन बाधाओं और सामाजिक मानदंडों से निपटेंगे। ठीक है। द मीटिंग साउट टू क्रिएट कोहेसिव फ्रेमवर्क फॉर प्रोमोटिंग जेंडर इंक्लूसिविटी इन स्टेम फील्ड्स, पेविंग द वे फॉर ए मोर डाइवर्स एंड इक्विटेबल साइंटिफिक कम्युनिटी इन इंडिया। बैठक का उद्देश्य स्टेम में लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने, भारत में एक विविध और निष्पक्ष वैज्ञानिक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण रणनीति स्थापित करना था। इसीलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया गया। चलिए पढ़ते हैं कि क्या ऑथर ने एज्यूम किया है।
There are significant challenges faced by human researchers and faculty in STEM fields in India, and addressing these challenges require coordinated efforts from various stakeholders. इसका आंसर ये एज्यूम किया है ऑथर ने, इसका आंसर होने का पूरा चांस है। आगे बी, वुमेन इनहेरेंटली पॉजेस लेसर कैपेबिलिटीज, ये कहीं पे ऑथर ने एज्यूम नहीं किया है, धारणा नहीं बनाया, ऐसा गलत है ये। सी, द ऑथर सिम्स टू ओवरलुक द पोटेंशियल रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट की बात ही नहीं हुई है। अचीविंग जेंडर इंक्लूसिव, इसका कोई रिपल इफेक्ट की बात नहीं हुई है, ऑथर ने एज्यूम भी नहीं किया है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। ऑब्वियसली ए इज द राइट आंसर, नन ऑफ द नहीं, ए इज द राइट आंसर, राइट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फिर से हमारा क्रमचय एवं संचय का है। क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन हैज 5 चॉइसेस। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट। देखो 3 क्वेश्चन है, 2 और 3, सब में 5 चॉइस है। कितना चॉइस है? 5 चॉइस, सब में 5 चॉइस है ना, ABCD ऑप्शन है। तो किसी बच्चा को इस 5, अगर पहले क्वेश्चन में 5 चॉइस है, कोई एक चुन सकता है। कितने तरीके से? 5 तरीके से। वही बच्चा, इसमें 5 है चॉइसेस, 5 में से कोई एक चुन सकता है 5 तरीके से। और वही बच्चा इस 3 में, तीसरे क्वेश्चन में 5 को एक चुन सकता है। तो इस तीनों आंसर करने के लिए बच्चा के पास कितना चॉइस हो गया? इंटू लगाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों काम करना चाहता है बच्चा। तो 125 तरीके से वो आंसर चुन सकता है। बट एक ऐसा सिलेक्शन होगा जहां पर तीनों में करेक्ट चुनेगा, वो नहीं, क्योंकि फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट। तो क्या आंसर होगा? वो जो एक सही वाला माइनस कर लो इसमें, टोटल चॉइसेस में से 124। आंसर क्या होगा? 124। इतने तरीके से वो फेल कर सकता है ना, सारा आंसर करेक्ट नहीं चुन सकता है। वो एक हटा दिया ना, टोटल तरीका 125 था, एक उसमें सही होगा, तीनों सही, तो वो माइनस कर लिया। नेक्स्ट है, फिर ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है, और देखिए क्या है। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए टीम ऑफ 15 प्लेयर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 26 प्लेयर। 26 में से 15 चुनना है, इंक्लूडिंग 2 पर्टिकुलर प्लेयर, 2 एक विशेष प्लेयर को रखना ही रखना है, एंड एक्सक्लूडिंग 4 पर्टिकुलर प्लेयर, 4 को नहीं रखना है इन एनी फॉर्मेशन। तो 26 में से 4 को माइनस कर दो, नहीं रखना है, तो चॉइस 12 पे आ गया। और जो 15 चुनना है उसमें 2 जो है वो रहेगा ही रहेगा, इसमें से 2 और माइनस करो कि वो चुना ही चुना है इसमें। तो इसमें 2 चुन लिए, तो 13 ही चुनना है। कितने में से? 22 माइनस 2, 20 में से, क्योंकि 26 से 4 हटा है 22, 22 में से 2 ऐसे हैं जिसको चुनना ही चुना है इस 15 में, तो बचा 13 ही चुनना है बचे हुए 20 से। तो कितने तरीके चुनेंगे? 20C13, क्योंकि ये 2 को चुनने का तरीका तो एक ही फिक्स है, एक ही तरीका है। तो इंटू 1 भी करोगे तो ये 20C3 रहेगा। आंसर है 20C13। इतने तरीके से हम 15 लोगों का टीम बना सकते हैं। अच्छा, अब इसको समझने के लिए थोड़ा आपको कॉम्बिनेशन का अनुभव होना चाहिए। तो अगर आप तैयारी किए हैं 2024 के लिए, तो आप समझ सकते हो मैंने क्या बोला। 4 को नहीं चुनना है, 26 में से हटा दिया, 22 बचे, इसमें से 2 को चुनना ही चुनना है, तो 15 में से 2 वही हैं, तो 13 को ही चुनना है बचे हुए 20 से। इस 2 को एक ही तरीके चुन सकते हैं, फिक्स है। तो 2 को चुनना और 13 को चुनना, ये जो काम है दोनों करना पड़ेगा। तो इंटू 1 किया, 1 कौन सा? ये 2 को चुनने का एक ही तरीका है, जो फिक्स है। तो आंसर क्या होगा? 20C13। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, अजीत प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 25% ऑफ बासु। नेक्स्ट फ्यू ईयर अजीत एज विल बी हाफ ऑफ बासु। बाय व्हाट परसेंटेज विल बासु एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड? तो अजीत का एज बासु का 25%, अजीत लो बासु लो, बासु का 100 तो अजीत का 25 है। कुछ सालों के बाद अजीत का एज बासु का आधा हो गया, तो कुछ सालों के बाद में x ईयर के बाद बासु 100 + x आधा हो गया, मतलब इसका हाफ। ये बोला ना, अजीत एज विल बी हाफ ऑफ बासु आफ्टर सर्टेन ईयर।
तो 25 प्लस एक्स होगा x ईयर के बाद। ये क्या है, इसका आधा है, तो लिखेंगे 25 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ 100 प्लस एक्स, है ना। हाफ ऑफ 100 प्लस सॉल्व कर लो। 25 प्लस एक्स 50 प्लस हाफ एक्स, एक्स में हाफ एक्स माइनस करो तो हाफ एक्स, और 50 से 25 माइनस करो 25, एक्स कितना आया 50। ठीक है, तो इन नेक्स्ट फ्यू ईयर, मतलब 50 साल के बाद बेसिकली 150 हो जाएगा बासु, और ये क्या होगा 75। पूछा क्या है, बाय व्हाट परसेंट बासु एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। 100 से 150 हो गया तो कितना बढ़ा 50%। सीधा आंसर क्या होगा 50। फिर से बोल रहा हूं, हमने बासु का प्रेजेंट है 100 माना, इसका अजीत का 25, है ना, क्योंकि 25% है। एक्स ईयर के बाद बासु का 100 प्लस एक्स होगा और इसका 25 प्लस एक्स, लेकिन ये इसका आधा हो जाएगा, तो लिखा इसे एक्स निकाल लिया, तो 50 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद 100 से 150 हो जाएगा, और ये 25 से 75 आधा दिख ही रहा है। 100 से 50 बढ़ा तो 50% बढ़ा ना बासु का एज, तो 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइदर पी एंड क्यू आर ऑफ द सेम एज और P इज क्या है ओल्डर देन Q। दूसरा है, ये पहला है। दूसरा क्या है, आइदर R एंड S आर ऑफ सेम एज और S इज ओल्डर देन R। तीसरा क्या है, Q इज ओल्डर देन R, ये दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव पैसेज। विकल्प का यूज करेंगे, P इज ओल्डर देन R, P और R में रिलेशन निकालना। देखो P या तो Q से बड़ा है या P Q से बड़ा है, P या तो Q के बराबर या P Q से बड़ा है, और Q R से बड़ा है। तो इससे क्या पता चला कि P इक्वल हो Q से या ग्रेटर देन Q से, और Q किसी भी केस में R से बड़ा है, तो P R से तो बड़ा होगा ही होगा, तो ये करेक्ट है। बाकी नहीं हुआ करेक्ट। यहाँ पर है P ओल्डर देन Q, P Q के बराबर भी हो सकता है। Q एंड S आर ऑफ सेम एज, नहीं, Q और S कैसे सेम होगा, R और S इक्वल है, तो Q S से बड़ा भी हो सकता है, तो क्योंकि R की जगह S डाल दो अगर, तो ये भी नहीं है। S इज ओल्डर देन R, नहीं, R और S बराबर भी हो सकता है, ये भी नहीं है। A इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास फिर से पैसेज आ गया। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है इसका, लॉजिकल कोरोलरी टू द अबव पॉइंट, उपरोक्त प्रच्छेद का सबसे तार्किक परिणाम है। मतलब ये है, उसे लॉजिकल कोरोलरी का दूसरा भी हिंदी होता है तार्किक उपनिगमन। तो ऐसे समझो विकल्प में क्या खोजना, विकल्प में ऐसा विकल्प खोजना है कि ऊपर के पैसेज के आर्गुमेंट को कंटिन्यू करता हो। फिर से बोल रहा हूं, लॉजिकल कोरोलरी जब भी पूछे तो मतलब तार्किक उपनिगमन, तो मतलब ऐसा विकल्प खोजो जो ऊपर के परिच्छेद जो पैसेज है उसके लॉजिक को, उसके आर्गुमेंट को कंटिन्यू करता हो, या विकल्प ऊपर के आर्गुमेंट का पार्ट हो, ऊपर के पैसेज का पार्ट हो। ठीक है, यही खोजना है। पढ़ते हैं क्या है पैसेज। पैसेज देखो क्या है, आयरनिकली सर्वाइकल कैंसर कैन बी इजिली डायग्नोज्ड in a public health setting with minimal tools. The human eye, a dilution of white vinegar and a dab of Lugol's iodine. dab मतलब बूंद, मतलब बोलता है कि नॉर्मल पब्लिक हेल्थ जो सेंटर होते हैं मिनिमम टूल के साथ सर्वाइकल कैंसर को ठीक किया जा सकता है, डायग्नोज किया जा सकता है ना। किससे, ह्यूमन आई, डाइल्यूशन ऑफ व्हाइट वाइनेगर होता है उसको डाइल्यूट करके, और लुगोल्स आयोडीन के एक बूंद से। हिंदी पढ़ते हैं। विडंबना यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेटिंग में सर्वाइकल कैंसर का आसानी से निदान किया जा सकता है, जिसमें न्यूनतम उपकरण जैसे मानव नेत्र, सफेद सिक्के का तनुकरण और लुगोल आयोडीन के एक बूंद शामिल है। दीज आर नोन एज VIA एंड विली टेस्ट एंड हेल्प लुक फॉर प्री कैंसरस लीजन्स। लीजन्स मतलब
घाव घाव, तो प्री कैंसर मतलब कैंसर से पहले का घाव को वो देख सकता है, एंड कैंसर को देख सकता है मच बिफोर एन एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज कैन बी पिक्ड विथ साइटोलॉजी, मतलब कोशिका विज्ञान हिंदी में बोलते हैं। मतलब बोला ये जो मेथड है वीआई और विली मेथड, वो प्री कैंसरस लीजन्स मतलब घाव को देख सकता है और एडवांस स्टेज से पहले के स्टेज में ये पता कर सकता है। एडवांस स्टेज का पता तो हमें साइटोलॉजी से पता चलता है, कोशिका विज्ञान से। ए सिंपल शॉर्ट प्रोसीजर जिसको क्रायोथेरापी बोलते हैं कैन देन बी डन while the patient is awake, पेशेंट जगा हो, टू डिस्ट्रॉय द एबनॉर्मल ग्रोथ। मतलब छोटा सा प्रोसीजर है क्रायोथेरापी से, अगर छोटा मोटा ग्रोथ है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, पेशेंट जगा भी रहेगा। जगे हुए में, पेशेंट के जगे हुए में, गिवन दैट इट इज इजी टू प्रिवेंट, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट सर्वाइकल कैंसर, इट इज अनएक्सेप्टेबल दैट सो मेनी वुमेन आर डाइंग ऑफ द डिजीज। अब प्रिवेंट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रीट कर, तब भी इतने महिलाएं मर रही हैं इस डिजीज से, अनएक्सेप्टेबल लग रहा है। एज द गवर्नमेंट रोल्स आउट इट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो टीकाकरण का प्रोग्राम अभी रोल आउट किया गवर्नमेंट ने, इट मस्ट ऑल्सो उसके साथ मैंडेट स्क्रीनिंग राइट एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एंड इफ abnormalities आर आइडेंटिफाइड ऑफर क्रायोथेरापी राइट देयर। मतलब गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो शुरू किया, टीकाकरण, गवर्नमेंट को वहीं पे स्क्रीनिंग भी करना चाहिए। अगर आइडेंटिफाई हो गया कैंसर तो वहां पर क्रायोथेरापी की व्यवस्था होना चाहिए, वहीं पर कर दिया जाए। इट इज अनलाइकली दैट वैक्सीनेशन ऑफ यंग गर्ल एलोन विल हैव ए फायर रीचिंग इम्पैक्ट इन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। मतलब ये बोला है कि केवल वैक्सीनेशन से काम नहीं चलेगा, स्क्रीनिंग, क्रायोथेरापी, ये सब भी करना। द ओनली वे टू प्रिवेंट डेथ इज टू डिप्लॉय द एंटायर असेंबली ऑफ टूल। सारी चीज करने की जरूरत है एज ए पार्ट ऑफ ए नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, एक्सेसिबल टू ऑल वुमेन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, एजुकेशन, अफोर्डेबिलिटी एंड सोशल स्टेटस। मतलब सबके लिए होना चाहिए। वो जो टूल की बात करा, जो वैक्सीनेशन भी है, क्रायोथेरापी भी है, स्क्रीनिंग भी है, एक तरह से नेशनल सर्वाइकल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम की तरह चलाने की जरूरत है ना। समझ गए, ये पैसेज है। अब क्या पूछा, लॉजिकल कोरोलरी, भाई ऊपर के पैसेज के आर्गुमेंट को कौन कंटिन्यू करता है। तो ये है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन प्रोग्राम आर अननेसेसरी सिंस स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट मेथड्स आर ऑलरेडी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग, एंड अननेसेसरी नेसेसरी है। वो पूरे टूल की तरह स्क्रीनिंग भी हो, ट्रीटमेंट भी हो और वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हो। तो ये गलत हो गया, ऊपर के पैसेज के कंटिन्यू नहीं करता आर्गुमेंट को। सर्वाइकल कैंसर कैन ओनली बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन, डिसरिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेसिबल एंड स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट। नहीं, केवल वैक्सीनेशन से ठीक नहीं हो सकता, सारा सेट होना चाहिए, ऐसा ये पैसेज का आर्गुमेंट है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेट द नीड फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। नहीं, एलिमिनेट नहीं, वो भी तो साथ में होना चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर। विदाउट कॉम्प्रिहेंसिव एंड accessible screening and treatment program, the impact of cervical cancer vaccination effort may be limited, highlighting the need for a holistic approach to survival. This is the right answer. ये ऊपर के आर्गुमेंट को कंटिन्यू करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट है पैसेज ही है, ये क्वेश्चन देखिए आप। व्हाट इज द की नोट दैट सिम्स टू बी इमर्जिंग फ्रॉम द पैसेज। यह परिच्छेद का निष्कर्ष है। मतलब जो की नोट, इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है ऊपर के पैसेज से। तो देखें आप, क्या है ये। इट वुड बी नेव to believe an understanding of this skill can be completely free of political capture, but Gangayaan cannot be altogether politically motivated either. मतलब यह विश्वास करना ना समझी होगी, इस पैमाने का कोई उपक्रम राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। लेकिन गंगायान नहीं,
गगनयान, सॉरी, लेकिन गगनयान पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित भी नहीं हो सकता है, ये बोल रहा है। Among other things, the Indian Space Policy 2023 require ISRO to carry out applied research and development of newer system to maintain India's edge in human space flight and to develop a long-term roadmap for sustained human presence in space। जो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 बना है वो इसरो को बोला है कि भाई ये सब कैरी आउट करें, अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर सिस्टम टू मेंटेन इंडिया एज इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, और जो भी आगे जो करेगा, और स्पेस में ह्यूमन का प्रेजेंस सस्टेन किया जा सके, ऐसा रोड मैप बनाने की। इसरो हैज ऑल्सो फ्लोन ए बेबी मतलब ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, ए ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड कमर्शियल मिशंस with sufficient support from the center to render them immune to political accountability, गगनयान has been no different। मतलब इसरो ने राजनीतिक जवाबदेही से मुक्त होने के लिए केंद्र से पर्याप्त समर्थन के साथ तकनीकी अनुसंधान और वाणिज्यिक मिशनों की एक श्रृंखला को प्रक्षेपित किया है, और गगनयान भी इससे अलग नहीं है। बट गोइंग अहेड, थोड़ा लाइन चेंज होगा यहाँ पे, इट शुड बी डिफरेंट विथ जस्टिफिकेशन दैट इज एमेनेबल टू पब्लिक स्क्रूटनी, ठीक है, एंड डिबेट, while seeding a culture of space exploration that is truly democratic rather than being motivated seemingly by geopolitical aspiration। मतलब ये बोल रहा है कि भाई जो भी होगा वहाँ पब्लिक स्क्रूटनी होगा, डिबेटेबल होगा और डेमोक्रेटिक होगा, न कि मोटिवेटेड बाय जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशन, ठीक है। सिमिलरली, while a road map is being set accommodating Mr. Modi's directive to ISRO to land an Indian on the moon by 2040, the endeavor must be to give Gaganyans present and future an identity rooted less in India age, मतलब इंडिया का बड़ा दिखाना उसमें नहीं, which when maintained for its own sake becomes a vacuous thing, and more in the fundamental act of creating new scientific and societal value। मतलब इंडिया का मतलब महानपन नहीं दिखाना है विश्व में कि गगनयान हमने क्यों भेजा, और ये नहीं है, ये फॉर क्रिएटिंग न्यू साइंटिफिक एंड सोसाइटल वैल्यू। अदर कंट्री इंक्लूडिंग चाइना मे बी टेक्नोलॉजिकली अहेड, बट इंडिया मस्ट कीप द फोकस ऑन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपैंडिंग ह्यूमन हॉराइजन, नॉट ऑन अचीविंग सम स्पेस सुपर पावर स्टेटस। ये पैसेज के बारे पे जो पॉलिसी आया है और जो इसरो को करना है, मतलब उसकी बात ये कर रहा है। ये बेसिकली बोल रहा है कि इंडिया को अपने सोसाइटी के लिए, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ करने की ज़रूरत है, इंडिया को ह्यूमन को भेजना है मान लो मून पे, ये सब प्रोग्राम है। ऐसा नहीं कि इंडिया को कोई दिखाना है विश्व में कि भाई इंडिया इतना महान हो गया है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ये नहीं बोल रहा है। डेमोक्रेटाइजेशन की बात कर रहा है, कोई भी करेगा प्रोग्राम चलाएगा तो उसका स्क्रूटनी भी, पब्लिक स्क्रूटनी भी हो सकता है। ये सब बात ये कर रहा है। इंडिया को कोई स्पेस सुपर पावर स्टेटस नहीं चाहिए, है ना। तो इसके बेसिस पे देखिए क्या आप कर सकते हैं, क्या कीनोट है और क्या मेन थिंग है। तो निष्कर्ष क्या है? द पैसेज इंडोर्सेज द आइडिया ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन फ्यूएल्ड बाय नेशनलिस्टिक कंपटीशन और द परसूट ऑफ डोमिनेंस इन स्पेस। नहीं, परसूट ऑफ डोमिनेंस इन स्पेस वाली बात जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। यह परिचय राष्ट्रवादी प्रतिस्पर्धा या अंतरिक्ष प्रभुत्व के लक्ष्य से प्रेरित अंतरिक्ष अन्वेषण के विचार का समर्थन करता है। नहीं, ये नहीं है, डोमिनेंस की बात को समर्थन तो नहीं कर रहा है। द पैसेज emphasizes prioritizing scientific and societal value over political or geopolitical agenda in space exploration. It stresses transparency, public scrutiny and democratic involvement in shaping a space program. ये लग रहा है सही है ना। यह परिच्छेद अंतरिक्ष अन्वेषण में राजनीतिक या भू राजनीतिक एजेंडा के बजाय वैज्ञानिक और सामाजिक मूल्य को प्राथमिकता देने पर जोर देता है। यह अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आकार देने में पारदर्शिता,
सार्वजनिक जांच और लोकतांत्रिक भागीदारी पर जोर देता है। एकदम ये ऊपर का परिच्छेद का कीनोट तो है ही, आगे भी पढ़ लेते हैं। वाइल एक्नॉलेजिंग द पोटेंशियल ऑफ पॉलिटिकल कैप्चर, द पैसेज सजेस्ट दैट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इज इनहेरेंटली नेगेटिव और शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड। कंप्लीटली वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तो कैप्चर है, लेकिन उसका कंट्रोल वाली बात नहीं ऊपर हुआ है, ये नहीं है। डी ऑल्दो द पैसेज मेंशन क्रिएटिंग न्यू साइंटिफिक एंड सोसाइटल वैल्यू, इट डज प्रायोरिटाइज स्पेस एक्सप्रेशन सोनली फॉर इकोनॉमिक गेन, नो, और कमर्शियल नो, यह भी नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। अगर पैसेज आपको 80-90% समझ में आ गया कि क्या है पैसेज, तो आप इजीली इसका आंसर कर देंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है, ये क्या है? अब फिर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमशः संचय। ए ट्रेन गोइंग फ्रॉम लखनऊ टू मुंबई स्टॉप्स एट 8 इंटरमीडिएट स्टेशन, स्टेशन 1 स्टेशन 2 से लेके स्टेशन 8 बीच का स्टेशन है, यहाँ पे रुकता है। 6 पर्सन इंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी, 6 लोग यहाँ पर स्टेशन 1 स्टेशन 2 स्टेशन 8 कहीं भी इंटर करते हैं जर्नी में, विथ 6 डिफरेंट टिकट ऑफ द सेम क्लास। हाउ मेनी डिफरेंट सेट ऑफ टिकट दे कुड हैव हैड। भले मान लो जो स्टेशन 1 पे चढ़ता है पैसेंजर, उसके पास कितने टिकट पॉसिबल हो सकते हैं? उसके आगे कितने स्टेशन है? 8 स्टेशन है, तो 8 तरह के टिकट वो ले सकता है ना। जो स्टेशन 2 पे चढ़ेगा उसके सामने कितना? 7 टिकट पॉसिबल है। जो स्टेशन 3 पे चढ़ेगा उसके आगे कितना? 6। ऐसे ही 5, 4, 3, 2। जो स्टेशन 8 पे चढ़ेगा उसके लिए एक ही तरह का अवेलेबल टिकट है, रेल मुंबई का। तो इतने तरह का टिकट उन लोगों के लिए पॉसिबल है। 15, 6, 21, 30, कितना? 15, 6, 21, 26, 30, 33, 35, 36 तरह के टिकट पॉसिबल है जो पैसेंजर इन बीच वाले स्टेशन पर चढ़ेंगे। अब 6 पैसेंजर चढ़े हैं, इसमें से कोई 6 टिकट डिफरेंट लेंगे। कितने तरीके से? तो 36 C6 यही आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। 36A 36C6 आंसर होगा इसका। फिर से बता रहा हूं, जो स्टेशन 1 पे चढ़ेगा उनके पास 8 तरह के टिकट हो सकते हैं, क्योंकि 8 स्टेशन आ गए हैं। जो स्टेशन 2 पे चढ़ेगा उनके आगे 7 स्टेशन, 7 तरह के टिकट। जो स्टेशन 8 पे चढ़ेगा उनका एक ही तरह का टिकट। इतने डिफरेंट तरह के टिकट हो सकते हैं उन 6 पैसेंजर के लिए जो बीच में चढ़ेंगे। तो 36 में से कोई 6 डिफरेंट टिकट हो सकता है। सिलेक्शन का ही क्वेश्चन है। 36C6 राइट। नेक्स्ट देखें, अब क्या है? द नंबर ऑफ, ये भी हमारा क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही है। द नंबर ऑफ 6 डिजिट इंटीजर्स विथ सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 10 एंड फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3 ओनली इज। केवल अंक 1, 2 और 3 के उपयोग से निर्मित 6 अंकों के पूर्णांकों की संख्या, जिसे अंकों का योग 10 है। 6 अंक का बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों का बनाना है संख्या, पूर्णांक इंटीजर। 1, 2, 3 ही यूज करना है और अंकों का योग 10 है। तो इसमें केसेज बनेंगे। पहला, मान लो हम मैक्सिमम 3 लेते हैं। मान लो 3 3 लिए तो 9 बन गया। अब 10 मान लिए तो 1 से 4 ही डिजिट का बनेगा, तो 3 3 नहीं ले सकते, कट गया। तो अब हम 2 3 लेते हैं, 3 3 6, तो 4 1 लेके बना सकते हैं 6 अंकों की संख्या। अंकों का योग 10 हो जाएगा, है ना। दूसरा, अब 2 3 वाला तो हो गया। 1 3 लेते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। 1 3 लिया और 5 है, तो अगर हम 3 लिए, 1 2 ले लिए, 3 2 5 और 4 1 1 नहीं, 3 2 5 और 9 ही बनेगा। अगर हम 3 और 2 2 ले लिए, 3 4 7 और 3 1 ले लिए, तो बन जाएगा 3 और डबल 2 बन गया हमारा। ठीक है। अब हम बिना 3 का, सिंगल 3 वाला हो गया, बिना 3 का। अब 2 मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? 5 तो ले नहीं सकते, 5 ही अंक बनेगा। 4 लेते हैं, 2 2 2, 4 दूनी 8, 2 1 ले सकते हैं, 10 बन गया। अब अगर हम चौथा
3 2 लेते हैं, 6 हो गया। अब 3 ही बचा है हमारे पास और डिजिट 3 तो हो गया, 3 1 लेंगे तो 6 3 9 ही बनेगा, तो ये नहीं होगा। अगर हम 2 2 लेते हैं, 4 हुआ सम। अब 6 और चाहिए तो 4 डिजिट में 1 1 लेके नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। और अगर हम 1 2 लेते हैं तब भी 5 1 लेके 5 2 7 ही डिजिट का सम बनेगा, नहीं होगा। और अगर हम नहीं लेते हैं 2, 1 1 ही लेते हैं, 6 ही ले पाएंगे, 6 ही होगा सम, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यही 3 केस पॉसिबल है। अब इसको अरेंज करना है, 6 फैक्टोरियल 6, 2 3 1 जैसा तो फैक्टोरियल 2, 2 4 1 जैसा, 4 ऑब्जेक्ट एक जैसा फैक्टोरियल 4। यहाँ पे देखो 3 2 2, यहाँ फैक्टोरियल 6, 6 ऑब्जेक्ट है, 2 1 जैसा फैक्टोरियल 2, 3 1 3 ऑब्जेक्ट एक जैसा फैक्टोरियल 3। यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट तो है ही, फैक्टोरियल 6, नीचे 4 ऑब्जेक्ट एक जैसा तो फैक्टोरियल 4, और ये 2 1 1 है, 2 ऑब्जेक्ट ये होगा। अब या तो ये चॉइस या तो ये चॉइस, या तो तीनों करना है, कितने पॉसिबल सम करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 15 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 60 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 15 आएगा। जोड़ दीजिए, 15 प्लस 60 प्लस 15 कितने हो गए? 90। इतने पॉसिबल इंटीजर्स बनाए जा सकते हैं 6 डिजिट का, 6 अंकों का। तो क्या आंसर होगा? 90। अब ये मैं कैसे डिवाइड कर दिया, ये अगर आप पीएनसी पढ़े हैं, कर्मचारी संचय पढ़े तो पता होगा। अब इसकी डिटेलिंग यहाँ पे नहीं हो सकती। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको कि ये उन बच्चों के लिए है जो ये टेस्ट दिया है, जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, या जिनको अगले साल भी देना है, तैयारी पूरी हो चुकी है, तो वो ज़्यादा इसको एंजॉय कर पाएंगे। नए बच्चों के लिए ये दिक्कत होगा, क्योंकि वो अगर पढ़े ही नहीं होंगे चैप्टर को तो कैसे पता चलेगा, और उतना पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि ये टेस्ट का डिस्कशन है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ फादर एज टू द सन एज 5:1, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 180, द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 6 years विल बी। तो 5x और x मान लो, फादर और सन का, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 180, है ना। तो 5x स्क्वायर 180, तो 5 से काट दिया 36, तो x आ गया 6, x 6 आया, तो 6 गुना 5 30, और यहाँ पर आया 6। ये वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है। 6 साल के बाद क्या होगा? फादर का है 36, बेटे का है 6 + 6 12, सम क्या होगा? 48। यही आंसर है 48। तो 72 का आंसर क्या होगा? 48। आई होप आप समझ गए। अब देखें 73, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडेड है थोड़ा। A plus B means A is the brother of B, A minus B means A is the son of B, A star B means A is the wife of B. Based on the above statement, what does the expression this means? है ना। तो यहाँ पर बाएं से दाएं चलो, P plus Q, P plus Q, P is the brother of Q लिख दो, P is the brother of Q, P is the brother of Q, यहाँ प्लस लगा दो ब्रदर के लिए। अब Q minus R, Q minus R, Q is the son of R, Q is the son of R, ठीक है। अब क्या है? R star S, R star S means R is the wife of S, R is the wife of S, ये प्लस हो जाएगा, यही हुआ। अब पढ़िए विकल्प, P is the father of R, गलत है, P तो बेटा है R का। R is the wife of Q, R वाइफ Q का नहीं, R मदर है Q का, गलत है। S is the father of P, करेक्ट है। दिस इज द आंसर। Q is the brother of S, नो, Q तो बेटा है इसका। सो C is the राइट आंसर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फिर से हमारा पैसेज आ गया, थोड़ा बड़ा पैसेज दिख रहा है। इसका क्वेश्चन क्या है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू पैसेज। कौन सा स्टेटमेंट वैलिड नहीं है? ये सब क्वेश्चन थोड़ा आसान होता है पैसेज में। ये निष्कर्ष का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये सब आसान होता है अगर पैसेज आपको समझ में आ गया तो। पढ़ते हैं पैसेज क्या है। एट द 9th edition of the annual Raisina dialogue, External Affairs Minister S. Jaishankar called India a bridging power.
a country seeking common ground through a multi-vector policy and playing the role of a विश्वमित्र और friend of the world. रायसीना डायलॉग होता है, उसके 9th एडिशन में ये जयशंकर का स्टेटमेंट है कि इंडिया एक ब्रिजिंग पावर है जो ये कंट्री कॉमन ग्राउंड चाहता है थ्रू अ मल्टी वैक्टर पॉलिसी, ये टेक्निकल टर्म मल्टी वैक्टर पॉलिसी, प्लेइंग द रोल ऑफ ए विश्वमित्र और फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड. सच लॉफ्टी एम्बिशन और व्हाई द कॉन्फ्रेंस, मतलब ये एम्बिशन है इस रायसीना डायलॉग का. सच लॉफ्टी एम्बिशन व्हाई द कॉन्फ्रेंस launched by the Ministry of External Affairs aims to engage global leader on the big issue and challenges in the world. Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, who inaugurated the event, spoke about the importance of connectivity projects such as the India Middle East Europe Economic Corridor. उसकी बात इन्होंने इंपॉर्टेंस के बारे में बताया ग्रीक प्राइम मिनिस्टर ने. Global governance, the inequality at the top of UN Security Council and the need for reform were discussed. तो global governance, UN Security Council के टॉप पे जो inequality है, मतलब इंडिया उसमें नहीं है या और भी जापान उस और भी जो कंट्री चाहता है उसमें जाना नहीं है, जिनको जाना चाहिए वो बात कर रहा है ये. नीड फॉर रिफॉर्म वर डिस्कस्ड, ये सब डिस्कस किया गया. इंडिया राइटफुल प्लेस एट द हाई टेबल ऑफ ग्लोबल डिसीजन मेकिंग, or as Mr. Shankar put it, to be a player rather than a playing field. बोला कि इंडिया का राइटफुल प्लेस वहां पर होना चाहिए ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में. जयशंकर बोले कि इंडिया प्लेयर होना चाहता है न कि प्लेइंग फील्ड. was referred to repeatedly and was India's success in hosting the G20 last year. ये बार बार रेफर हुआ कि G20 का जो होस्टिंग किया इंडिया ने बड़ा सक्सेसफुल रहा. ड्यू टू द G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन ब्राजील देयर वाज नो सीनियर मिनिस्ट्रियल प्रेजेंस फ्रॉम द P5 और द मेजर G7 और ब्रिक्स 10 कंट्री, क्योंकि एक ऑनगोइंग G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ब्राजील में हो रहा है. यहाँ से लोग नहीं आए, कोई भी सीनियर मिनिस्ट्रियल प्रेजेंस नहीं था P5 से या G7 से या ब्रिक्स 10 कंट्री से. However, the large ministerial contingent from Central and Eastern Europe, which included all ministers of the Baltic Nordic Forum, enabled a new diplomatic outreach for the government that is seeking trade agreement and investment tie with this part of Europe that is often overlooked, मतलब often overlooked but competitive economically. ये सब जो कंट्री है जो ओवरलुक्ड हुआ है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप वाला या बाल्टिक नॉर्डिक जो ऊपर में कंट्री हैं वो सब ओवरलुक्ड थे, उससे इंडिया क्या बोला यहाँ पे. However, the large ministerial contingent from Central and Eastern Europe, which included all ministers of the Baltic Nordic Forum, enabled a new diplomatic outreach for the government, Indian government, that is seeking trade agreement and investment tie with this part of Europe, जो ऑफन ओवरलुक्ड होता है बट इनके पास कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है ना. इसमें बहुत सारा टर्म यूज है, जैसे P5, G20, G7, बाल्टिक नॉर्डिक फोरम, ईस्टर्न यूरोप. अब ये आपको अगर नहीं पता है तो ये पैसे समझ में नहीं आएगा. तो जो बच्चा एक पूरी तैयारी कर लिया उनको ये सब बातें पता होगा, वो IR वगैरह पढ़ चुका होता है. तो मोटा मोटी समझ गए रायसीना डायलॉग में क्या हुआ, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर क्या बोले, ग्रीक प्राइम मिनिस्टर क्या बोले, कौन कौन एब्सेंट थे, ये सब बातें इसमें किया गया. अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू द पैसेज. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रेफर टू इंडिया एज ब्रिजिंग पावर एट द 9th एडिशन ऑफ एनुअल रायसीना डायलॉग. ये तो बोला है, ये आंसर नहीं होगा, नॉट वाला बात है. ग्रीक प्राइम मिनिस्टर Kyriakos Mitsotakis highlighted the significance of connectivity project like the India Middle East Europe Economic Corridor. ये भी बात हुआ है, ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये दोनों नॉट वैलिड पूछ रहा है. सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप सीनियर मिनिस्टर वेयर नोटेबली एब्सेंट, नहीं ये लोग थे एब्सेंट नहीं, फ्रॉम द रायसीना डायलॉग डिस्पाइट इंडिया एफर्ट नहीं, दे वर प्रेजेंट. तो ये हमारा सही आंसर है कि ये नॉट वैलिड, ये वैलिड है, ठीक है, नॉट वैलिड है अकॉर्डिंग टू पैसेज. ये नोटेबली प्रेजेंट थे वो लोग, एब्सेंट नहीं थे, तो यही आंसर होगा. डी क्या है, द अब्सेंस ऑफ सीनियर मिनिस्टर प्रेजेंस फ्रॉम द P5 और मेजर G7 और ब्रिक्स 10 कंट्री वाज नोटेड
हाँ यस, क्योंकि ड्यू टू ऑनगोइंग G20, यस ये तो है, बात किया गया है, तो ये आंसर नहीं है, सी इज द राइट आंसर, नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये नोटेबली प्रेजेंट थे। चलिए नेक्स्ट भी पैसेज है, इसको क्वेश्चन को देखिए क्या है, निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है। लॉजिकल इन्फरेंस, तार्किक निष्कर्ष क्या है? इस पैसेज को पढ़ा जाए। ये पैसेज क्या है, थोड़ा फिलॉसफिकल है। That one field of consciousness from where everything has come, in which everything is and which is everything, is called Brahma. चेतना का वह क्षेत्र जहां से सब कुछ आया है, जिसमें सब कुछ है और जो सब कुछ है, ब्रह्म कहलाता है। That's what the Brahma सूत्र और वेदांता is all about. The Brahma is all around us. It is always there. The energy is, this energy is wisdom and knowledge. When practiced, it manifests as bliss. मतलब बोलता है यह ऊर्जा बुद्धि और ज्ञान है, जब अभ्यास किया तो यह आनंद के रूप में प्रकट होता है, ब्लिस के रूप में प्रकट होता है। विथ इग्नोरेंस द सेम एनर्जी मैनिफेस्ट एज सैडनेस। अगर इग्नोर करते हो तो सैडनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगर, रेज एंड जेलसी। When you dislike someone or something, it only stiffen your heart को stiffen कर देगा, and this hardness take long to soften again, trapping you away from true joy. Nothing in the material world can bring lasting contentment. इस material world में, भौतिक युग में कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको लास्टिक संतोष, मतलब बहुत लंबा संतोष दे सकता है। तो पढ़ते हैं यहाँ पे, अज्ञानता के साथ वही ऊर्जा उदासी, क्रोध और ईर्ष्या को प्रकट होती है। जब आप किसी को या किसी चीज को नापसंद करते हो, यह केवल आपके दिल को कठोर बनाता है और इस कठोरता को फिर से नरम होने में लंबा समय लगता है, जिससे आप सच्चे आनंद से दूर हो जाते हैं। भौतिक संसार में कोई भी चीज अस्थायी संतुष्टि नहीं ला सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है? ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा को आप आनंद के रूप में यूज कर सकते हैं, या उसके अज्ञानता से आप उदासी के रूप में हो सकता है। भौतिक संसार में जो भी चीज़ आपको परमानेंट संतुष्टि नहीं दे सकता है, ये सब बात हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सीकिंग कॉन्टेंटमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड ओनली लीड्स टू डिसकॉन्टेंटमेंट एंड नेगेटिविटी। दिस नेगेटिविटी इवेंचुअली पिक्स एंड लाइक ए फुल क्लाउड इट बस्ट एंड रिटर्न टू द डिविनिटी। मतलब भौतिक संसार में संतुष्टि की तलाश केवल असंतोष और नकारात्मकता की ओर ले जाती है। अगर संतुष्टि खोजते हैं तो यह नकारात्मक अंततः चरम पर पहुंच जाती है और एक पूर्ण बादल की तरह यह फट जाती है और दिव्यता की ओर लौट जाती है। जब नकारात्मक चरम पे पहुंचेगी तो फट जाएगी और फिर से ये दिव्यता की ओर लौट जाती है। डिविनिटी, यू कैन नॉट एस्केप गॉड वेदर यू टेक द लॉन्गर रूट ऑफ नेगेटिविटी or the instant approach of positivity, faith and contentment. Secondly, when you know there is someone to guide you, to take care of you, then also your smile does not vanish. अगर आपको ये पता है कि कोई आपको गाइड कर रहा है, आपका केयर कर रहा है, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। Thirdly, तीसरा पॉइंट बोला, when you see that you are here to give, to contribute, that also give you a strength to move through those moments when you cannot smile. मतलब चाहे आप नकारात्मक का लंबा रास्ता अपनाएं या सकारात्मक विश्वास संतुष्टि का त्वरित रास्ता अपनाएं, आप ईश्वर से भाग नहीं सकते। दूसरी बात, जब आप जानते हैं कि आपका मार्गदर्शन करने वाला, आपका ख्याल रखने वाला कोई है, तो आपकी मुस्कान गायब नहीं होती। तीसरा, जब आप देखते हैं कि आप यहाँ देने के लिए, योगदान देने के लिए आए हैं, तो यह आपको उन विषम क्षणों से गुजरने की ताकत भी देता है जब आप मुस्कुरा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अल्टीमेट विजडम की बात कर रहा है, ब्रह्म की बात कर रहा है कि अगर आप जितना जल्दी उसके पास जाएंगे उतना संतुष्ट होंगे, उतना खुश होंगे। मटेरियल वर्ल्ड आपको परमानेंट खुशी नहीं दे सकता, ये सब बातें कर रहा है। चलिए ठीक है, क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो देखें, पहला, डीमिंग ऑल मटेरियल परसूट एज इनहेरेंटली नेगेटिव।
सभी भौतिक गतिविधियों को स्वाभाविक रूप से नकारात्मक मानना, नहीं, ये नहीं है। बोला कि परमानेंट खुशी नहीं देता है मटेरियल गुड, टेम्पोरी खुशी दे सकता है, तो ये नहीं है। और ये तो एक बात हुई है वहाँ पे। पूरे पैसेज के आधार पे आपको बताना है कि क्या निष्कर्ष है। ब्रह्म लीड्स टू ब्लिस एंड विजडम डिसरिगार्डिंग अदर सोर्स ऑफ फुलफिलमेंट एंड इंसाइट। डिसरिगार्डिंग अदर सोर्स की बात नहीं किया, ब्रह्म लीड्स टू ब्लिस एंड, ठीक है, लेकिन डिसरिगार्डिंग अदर सोर्स ऑफ, इसकी बात नहीं हुई है उसमें, नहीं करेक्ट है। अवेयरनेस ऑफ ब्रह्म ब्रिंग्स ब्लिस एंड विजडम वाइल ignorance leads to negativity, material pursuit lack lasting contentment, करेक्ट है, यही कहना चाहे। ये पूरे पैसेज को के बेसिस पे ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब ब्रह्म के प्रति जागरूकता आनंद और ज्ञान लाती है, जबकि अज्ञानता नकारात्मक की ओर ले जाती है। भौतिक चीजों के पीछे भागने से अस्थायी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। तो ये हम पूरे परिच्छेद के आधार पे, पैसेज के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। देखिए क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट द 3 and only 3 ऑफ लेडीज सिट टुगेदर। ये राउंड टेबल है और मान लो 8 सीट होगा, 3 4 5 6 7 8। मान लो ये 3 लेडी यहाँ पे कोई भी बैठेगी, चारों में से कोई भी 3, बस 3 ही होगी। अब यहाँ पे कोई मेल होगा, यहाँ पे कोई मेल होगा, तो ये 3 लेडी यहाँ पे बैठेगी, है ना। तो 4 में से कौन सी 3 लेडी, तो यहाँ पे लिखेंगे 4C3। अब 3 लेडी का पता चल गया, 3 लेडी का पता चल गया, तो ये 3 लेडी यहाँ बैठेगी। 3 लेडी आपस में अरेंज हो सकती है, कितने तरीके से, तो 3P3 में अरेंज हो सकते हैं। अब आ जाओ, अब जो एक लेडी बची यहाँ पर तो नहीं बैठ सकते हैं, इस 3 में से कहीं भी वो लेडी बैठ सकती है, तो उसके लिए क्या, कितना जगह है चुनने का, 3C1। अब हमारे पास क्या हो गया, कहीं पे ये लेडी बैठ जाएगी, एक लेडी जो बची। अब 4 पुरुष आपस में, मान लो लेडी यहाँ बैठ गए, सपोज करो, तो 4 पुरुष की ये जगह हो गया। मान लो लेडी यहाँ बैठ गए, तो 4 पुरुष ये बैठेंगे, वो आपस में अरेंज हो सकते हैं। कितने हुए में, चारों पुरुष अरेंज होंगे, 4P4। ये 4C3 सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, 3P3 फैक्टोरियल 3, 3C1 3 फैक्टोरियल 4। ये 4 गुना 6 24 गुना 3, ये आ जाएगा 24। तो 24 गुना 72 मल्टीप्लाई करो 1728। इतने तरीके से बैठ सकते हैं इन कंडीशन को फुलफिल करते हुए। फिर से बता रहा हूं, पहले तो 3 लेडी बैठेंगी इस 8 स्थान पे कहीं भी, तो कौन सी 3 लेडी, तो 4C3 बैठ गई। अब वो 3 आपस में अरेंज हो सकेंगे, 3P3। फिर जो यहाँ दोनों पुरुष होंगे, क्योंकि 3 लेडी एक साथ बैठ सकती है, यहाँ पे लेडी नहीं हो सकता है। अब इस 3 जगह में एक लेडी जो बच गई वो बैठ सकती है, तो कैसे चुनेगी, 3C1, वो लिख दिया मैंने। अब जो 4 जगह बचे हैं वो तो चारों पुरुष होंगे, आपस में अरेंज होंगे, 4P4। बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है। तो 1728। नेक्स्ट आते हैं, इन हाउ मेनी वे 13 आइडेंटिकल कप बी प्लेस्ड इन 5 डिस्टिंक्ट बॉक्स, 5 डिस्टिंक्ट बॉक्स सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए सब में, कम से कम एक कप तो होना चाहिए। किसी में 1 कप, किसी में 2 कप, किसी में ऐसे 3 कप हो सकते हैं। यही क्वेश्चन। इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला होता है कि भाई n आइडेंटिकल एक जैसा चीज है और मान लो 8 डिफरेंट बॉक्स में रख रहे हो और कंडीशन है कि एक बॉक्स में कम से कम एक चीज तो रहना चाहिए, तो फॉर्मूला होता है n-c r-1। ये पढ़े भी होगी, अगर तैयारी किया आपने, तो यहाँ पर n की जगह 13 तो 13-1, c r की जगह 5 5-1 और आएगा 12c4। 12c4 को सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8, मतलब 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9, इधर 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये 12 से 12 कटा, 2 से ये 5 कटा, तो 11 गुना 45 करोगे तो 495 आएगा। 11 गुना 45 कितना आएगा, या 55 गुना 9 495। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना।
ठीक है, तो कितना आएगा 495। ठीक है, ये होता है कि n एक जैसा समान वस्तु, यहाँ समान कप है, 5 अलग अलग बक्सों में रख रहा है। कंडीशन है कि बक्सा खाली ना हो, कम से कम एक कप तो हो। तो ये फॉर्मूला होता है n-1 CR-1, वो लगा दिया मैंने। बाकी तो ये सॉल्व किया, ये सॉल्व करके 495 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है ये। द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे इन 2024। ऑन विच डे इट विल बी सेलिब्रेटेड इन 2026? यहाँ 20, 24, 26 जैन, कौन सा दिन? फरवरी। अब 25 और 26 जैन, और फिर 2026 26 जैन को कौन सा दिन होगा? 2 साल हो जाएंगे, दिख तो रहा है। अब देखो, इस 26 जैन के बाद 26 जैन 25 तक 1 साल होगा, लेकिन फरवरी जो उसमें आएगा 2024 का, उसमें 2024 लीप ईयर है, 366 दिन होगा। 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी तक 25 तक 366 दिन, मतलब 2 ऑड डे। 366 को 7 से भाग दो, 2 शेष आएगा। अब 26 जनवरी 2025 के बाद 26 जनवरी 2026 तक जो फरवरी 25 का काउंट होगा, 25 क्या है? ऑर्डिनरी, सामान्य वर्ष है, 365 दिन का वर्ष होगा, तो 1 ऑड डे, 1 विषम दिन। 7 से भाग दो 365 को, 1 आएगा शेष। तो 2 1 3, तो कौन सा दिन होगा ये हमारा है फ्राइडे। क्या है? शुक्रवार। तो लिखोगे फ्राइडे प्लस 3, मतलब फ्राइडे के बाद 3 दिन, तो शनिवार, सैटरडे, संडे, मंडे। ये कौन सा दिन होगा? मंडे, सोमवार। तो क्या लिखोगे? 78B इज द राइट आंसर, यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्लॉक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्लॉक का क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। इन ए क्लॉक हैविंग ए सर्कुलर स्केल ऑफ 12 आवर्स, 1 से 12 जो हम लोग घड़ी पहनते हैं, when the time changes from 8:40 AM to 8:48 AM, by how many degree does the angle formed by the hour hand and minute hand change? ऐसे देखो, तुम्हें पता है कि 1 मिनट में एंगल कितना चेंज होता है। मिनट हैंड और आवर हैंड कुछ ये पता करना पड़ेगा। टोटल 8 मिनट, 8:40, 8:48। तुम्हें पता है कि ये घड़ी है, मान लो ये 12 है, ये 3 है, 6 है, 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 11। अगर मान लो यहाँ पर मिनट हैंड 1 घंटे पूरा चक्कर लगाएगा 360 डिग्री, तो मिनट हैंड 360 डिग्री 60 मिनट में चक्कर लगाता है। तो ये बताओ मुझे कि 1 मिनट में 360 डिग्री बटे 60 डिग्री, मतलब 6 डिग्री पर मिनट वो चक्कर लगा रहा है। और मान लो ये घंटे वाली सुई है, 1 घंटे में 12 से 1 पहुंचेगा, तो 12 से 1 30 डिग्री होता है, क्योंकि 12 पार्ट है, तो 360 बटे 12 30 डिग्री है। 1 घंटे में 30 डिग्री कवर किया आवर हैंड, घंटे वाली सुई। तो ये 60, ठीक है। तो 30 डिग्री 60 मिनट में, मतलब हाफ डिग्री पर मिनट वो चल रहा है। तो 1 मिनट में जो एंगल चेंज हुआ दोनों के बीच, वो कितना है? दोनों का डिफरेंस क्या है? 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, 5.5 डिग्री या 5.5 डिग्री। यही तो एंगल चेंज हुआ ना। मिनट हैंड आवर हैंड से इतना आगे हो गया, ऐसे समझो। तो 8 मिनट में कितना होगा? 8 गुना 5.5 डिग्री, और ये सॉल्व करो 44 डिग्री आएगा। तो क्या आंसर होगा? 44 डिग्री। समझ गए? तो 1 मिनट में जो मिनट हैंड आवर हैंड से आगे या पीछे रहेगा कितना? 5.5 डिग्री, 6 माइनस हाफ। तो 8 मिनट में 8 गुना 5.5, इतना 44 डिग्री का क्या होगा? चेंज होगा। समझ गए? यही आंसर है। अब है एक पैसेज का क्वेश्चन, देख लो क्या है ये। मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस, मतलब वही सबसे तार्किक निष्कर्ष जो पैसेज से बनाया जा सकता है, वही है।
तो हम चलते हैं पैसेज को पढ़ने की ओर, और ये है डिस्क्राइबिंग द ईपीएस एज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये ईपीएस मतलब अर्नड पेंशन स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। द गवर्नमेंट सेड इन द राज्यसभा दैट ऑल बेनिफिट वेर पेड आउट ऑफ एक्यूमुलेशन थ्रू कंट्रीब्यूशन एंड एज पर द फंड वैल्यूएशन एज ऑन March 31, 2019 देयर वाज एन एक्चुअल डेफिसिट। ईपीएस को परिभाषित योगदान, परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में वर्णित करते हुए सरकार ने राज्यसभा में कहा कि सभी लाभों का भुगतान योगदान के माध्यम से संचय किया जाता है। योगदान के माध्यम से जो संचय है उससे किया जाता है, और 31 मार्च 2019 तक फंड के मूल्यांकन के अनुसार बीमांकित घाटा था, है ना। हाउएवर दिस आर्गुमेंट हैज बीन वर्चुअली डिमोलिश्ड। जो गवर्नमेंट ने ये आर्गुमेंट दिया वो डिमोलिश किया जाता है इन द ईपीएफओ का जो एनुअल रिपोर्ट है 22-23 में। ये गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये ठीक नहीं है। नॉट विथ स्टैंडिंग इट्स रीजन नॉट टू हाइक द मिनिमम पेंशन, द गवर्नमेंट मस्ट नोट दैट द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड ओरिजिनल पेंशन वाज अबाउट जस्ट इतना करोड़, 970 करोड़ फॉर 2020। तो द डबलिंग ऑफ द मिनिमम पेंशन इज नो स्ट्रेन। ये आर्गुमेंट आ रहा है कि भाई हालांकि ईपीएफओ के वार्षिक रिपोर्ट 22-23 इस तर्क को चुनौती देती है, जो गवर्नमेंट ने तर्क दिया, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी न करने के कारणों के बावजूद सरकार को ध्यान देना चाहिए कि 22-23 के लिए न्यूनतम और मूल पेंशन के बीच का अंतर लगभग 970 करोड़ था। इसीलिए न्यूनतम पेंशन को दोगुना करना कोई बड़ा वित्तीय बोझ नहीं है। यह आर्गुमेंट दिया गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। देयर आर अदर की इशू, इसके अलावा एक की इशू है। क्या इशू है? सच एज इक्वेटिंग द अमाउंट ऑफ स्पाउज पेंशन ऑन पार विथ व्हाट ए मेंबर पेंशन गेट्स। मतलब मान लो किसी हस्बैंड को जो पेंशन मिलता है उसके जाने के बाद उसके वाइफ को भी उतना ही पेंशन मिलना चाहिए, या वाइफ को पेंशन मिलता है उसके जाने हस्बैंड को भी उतना ही पेंशन मिलना है, ये एक इशू है। इन द केस ऑफ हायर पीएफ पेंशन, ये दूसरी तरह का पेंशन है, पीएफ पेंशन, प्रोविडेंट फंड पेंशन कह सकते हो। द रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड आफ्टर द 2022 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट wherein most of the pre-2024 retiree would not be covered। ये जो बना है पीएफ पेंशन वाला जो रूल बना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, इसमें दूसरा इशू है, प्री 2014 से पहले जो रिटायरी है उसमें कवर नहीं होते हैं। देयर आर अराउंड 4 लाख सच एप्लीकेशन फॉर हायर पेंशन, मतलब 4 लाख एप्लीकेशन है हायर पेंशन के लिए, है ना। ए मोर एक्सपेंसिव अप्रोच टू पीएफ पेंशन मैटर विल हेल्प सीनियर सिटीजन। ये सब अदर इशू है। अन्य प्रमुख मुद्दे भी हैं, जैसे कि पति या पत्नी की पेंशन की राशि को सदस्य पेंशन को मिलने वाली राशि के बराबर करना, उच्च पीएफ पेंशन के संबंध में नियम 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनाए गए हैं, जिसमें 2014 से पहले के अधिकांश लोग कवर नहीं होंगे। उच्च पेंशन के लिए ऐसे लगभग 4 लाख आवेदन हैं। पीएफ पेंशन मामले में अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने से वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। ये सब अदर इशूज हैं, है ना। अब पढ़ते हैं क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम। तो द पैसेज पॉइंट आउट ईपीएस डिस्क्रिपेंसी करेक्ट, अर्गिंग गवर्नमेंट एक्शन ऑन मिनिमम पेंशन एंड pre-2014 रिटायरी कवरेज एंड एडवोकेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट फॉर सीनियर। ये सब बातें ये पूरे पैसेज के बेसिस पे दिख रहा है, इसके आंसर को होने का चांस है। आगे पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट में प्रायोरिटाइज मेंटेनिंग द करंट स्टेट ऑफ ईपीएस rather than making immediate change despite acknowledging its discrepancy। प्रायोरिटाइज जस्टिफाइड नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग। में प्रायोरिटाइज गवर्नमेंट, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ऊपर के पैसेज में इसको सपोर्ट करता हो। इशू रिगार्डिंग स्पाउस पेंशन एंड pre-2014 रिटायरी कवरेज अंडर द पीएफ पेंशन स्कीम माइट नॉट रिसीव इमीडिएट अटेंशन कंपेयर टू अदर कंसर्न मेंशन। माइट नॉट रिसीव इमीडिएट अटेंशन, ये पैसेज सपोर्ट नहीं करता है इसको। सो ऑब्वियसली ए इज द राइट आंसर। ए पूरे पैसेज के बेसिस पे हम कह सकते हैं। तो इस तरह इसका आंसर ए होगा। मैंने पैसेज के बारे में पहले ही बताया है कि पैसेज आपको टोटल समझने की जरूरत है, मोटा मोटी समझ में आ जाए तो आप आंसर कर सकते हो, है ना। लेकिन पैसेज की समझदारी तभी होती है जब आप पूरी तैयारी कर लेते हो, आपकी रीडिंग बहुत हो जाता है, आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप पैसेज को पढ़ने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद
70-80% समझ जाते हो, मोस्ट ऑफ द पैसेज, सभी पैसेज नहीं, मोस्ट ऑफ द पैसेज को, और फिर आप आंसर कर सकते हो आराम से, राइट। तो ये रहा आपका पूरे टेस्ट का डिस्कशन, और इससे ज़्यादा इसको ज़्यादा नहीं किया जा सकता था कि एक लिमिटेशन होता है टाइम का भी। मैंने बताया था कि जो बच्चे तैयारी कर चुके होंगे उनको ये ठीक से समझ में आएगा और वो इसको एंजॉय भी करेंगे। अब जो अभी तैयारी शुरू की है उनके लिए ये ठीक नहीं है कि ये पूरे को डिस्कशन देखें और सब चीज़ समझ जाएं। तैयारी के बाद देखेंगे तो सब समझ में आएगा। थैंक यू।